चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम शंकर कुमार और शंकर कुमार। आवाज नहीं आ रहा है। मोर देन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी के पॉलिटेक्निक जान रहे हैं, तो के पॉलिटेक्निक में अभी हम वहाँ पर वर्क कर रहे हैं एज एचओडी। वहाँ के एचओडी अभी हम ही हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस 7 साल से ज़्यादा का है। अभी बीआईटी से एमटेक कर रहे हैं और बाकी एग्ज़ाम क्वालिफाई में बहुत सारा है। गेट का स्कोर हमारे पास 2018 से है। एसएससी, जेई, ईएससी का प्रीलिम्स वगैरह, बाकी बहुत सारे एग्जाम हैं क्वालिफाई हुए हैं। प्रिपरेशन होता है ताकि और अच्छा क्वालिफाई किया जा सके। देखिए, आरसीसी सब्जेक्ट है आपका फिफ्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5। पहला आरसीसी, दूसरा आपका एडवांस सर्वे, इरिगेशन, इन्वायरमेंट और उसके बाद एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप लोग का कॉलेज कौन सा है? सब लोग का है। दुमका। अच्छा, दुमका। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे दुमका से। यूट्यूब चैनल, हाँ हमारा हाँ यूट्यूब चैनल से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। जिसको पसंद आता है उसको अच्छा लगता है कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा गेस करते हैं एग्जाम से पहले। आपको मे भी वो क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, इतना जरूर हो जाएगा कि जितना पढ़े हैं कि आप पास जरूर कर जाइएगा। उससे टॉप कराने का तो हम जिम्मा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो रेगुलर स्टडी करना पड़ता है। और अगर कम समय में चाहिए हमको, एक रात में तैयारी करना है, तो दिया हुआ क्वेश्चन आप पढ़ के चलिए, उसमें से आप पास जरूर करिए, इतना क्वेश्चन जरूर आ जाए। ठीक है, तो आरसीसी में टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स है उसमें। 10 यूनिट्स में से आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन का। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है? तो आरसीसी का इंट्रोडक्शन, कहने का मतलब कि आरसीसी और पीसीसी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। फिर नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है आरसीसी में। इसके बाद आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। टाइप्स ऑफ लोड, कितने तरह के लोड हैं। देन आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। देन आता है आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ। देन आता है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। देन आता है आपका ग्रेड ऑफ स्टील। इसके बाद आएगा मॉड्यूलर रेशियो। इसके बाद आएगा आपका मेथड ऑफ डिजाइन। इसके बाद लास्टली आपको पढ़ना है आईएस कोड। इतने सारे चीज आपको इंट्रोडक्शन में जानना है। इंट्रोडक्शन मतलब कि हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करेगा कि आपको क्या क्या आगे के यूनिट्स में पढ़ना है। आरसीसी का मतलब क्या हुआ, पूरा नाम इसका? हाँ, रिइंफोर्स्ड सीमेंट, रिइंफोर्स, हाँ मतलब ऐसा कंक्रीट जिसमें क्या हो, रिइंफोर्समेंट होगा। ऐसा कंक्रीट जिसमें रिइंफोर्समेंट होगा। अब रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? रिइंफोर्समेंट का मतलब, कंक्रीट का मतलब जान रहे हैं क्या? मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है? किसका किसका मिक्सचर होता है कंक्रीट? हाँ हाँ, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट यानी इसको सैंड कहा जाता है, कोर्स एग्रीगेट यानी जिसको गिट्टी कहते हैं, और वाटर आता है।
उसके बाद आपका जरूरत पड़ता है तब एडमिक्सचर रहता है। ठीक है, एडमिक्सचर का काम होता है, पढ़े होंगे अपने प्रीवियस सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, बिल्डिंग मटेरियल में या थर्ड में बिल्डिंग मटेरियल में होगा एडमिक्सचर। एडमिक्सचर का काम होता है कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है या तो उसको बढ़ाना या तो उसको घटाना। तो कंक्रीट का मतलब होता है कि ये मिक्सचर होता है, किसका? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है। तो कंक्रीट तो हम बना दिए, उसको मजबूती कहाँ से देंगे? अच्छा, कंक्रीट किस में स्ट्रांग होगा? कंप्रेशन में कि टेंशन में? कंप्रेशन में स्ट्रांग होगा। लेकिन हमको जरूरत है स्लैब का। इस पर कौन सा लोड लग रहा है स्लैब पर? कंप्रेशन की टेंशन? ये स्लैब है, स्लैब ऐसा ही बनता है ना? इस पर लोड कौन सा अप्लाई होता है? कंप्रेशन की टेंशन। स्लैब है, इस पर हम लोग खड़े हैं, सारा लोड इस पर पड़ रहा है, कौन सा लोड लग रहा है? कंप्रेशन की टेंशन। गलत। कैसे पता चलेगा कि कंप्रेशन लग रहा है कि टेंशन लग रहा है? मान लो ये बीम है, इस बीम पर अगर हम यहां से लोड लगा रहे हैं, कौन सा लोड है? अगर इस बीम पर ऊपर से लोड लगा रहे हैं, कौन सा है? टेंशन है। जब इस पेन को हम इस यहां से हम इसको पुश कर रहे हैं तो कौन सा लोड लग रहा है? कंप्रेस कर रहे हैं इसको, कंप्रेशन। और जब हम इस पेन पर यहां से लोड लगाएंगे तो क्या होगा? टेंशन लगेगा। तो स्लैब पर, बीम पर हमेशा टेंशन लोड अप्लाई होता है। कौन होता है? टेंशन। और जब कंक्रीट हमारा टेंशन में वीक होता है ना, ये क्या होता है? टेंशन में वीक होता है। जब रिइंफोर्समेंट नहीं दिए तब की बात कर रहे हैं, टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। तो टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें क्या डालते हैं? रिइंफोर्समेंट। क्या डालते हैं? रिइंफोर्समेंट का मतलब हुआ कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? बार्स। रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होगा? बार्स। लेकिन कहाँ? सिर्फ कंक्रीट में। हर जगह रिइंफोर्समेंट का मतलब बार्स नहीं होता है। रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है ऐसा मटेरियल, ऐसा कोई चीज जो किसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता हो। ठीक है, रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा मटेरियल या ऐसा चीज जो किसी को क्या करता हो? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता हो। जैसे जैसे मिलिट्री वाले लोग बोलते हैं कि वी आर अंडर अटैक, वी नीड सम रिइंफोर्समेंट। अपने मेजर को अगर उन पर हमला हुआ है, कोई एक टुकड़ी पर, कोई एक ग्रुप है, उनका कोई सेक्शन है, तो वो लोग सपोर्ट मांगते हैं अपने दूसरे साथी से या अपने मेजर से कि वी आर अंडर अटैक, वी नीड सम रिइंफोर्समेंट। मतलब वहां बार्स मांग रहे हैं? नहीं, वहां सपोर्ट मांग रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सॉइल रिइंफोर्समेंट का, तो सॉइल रिइंफोर्समेंट मतलब कि ऐसा मटेरियल जो क्या करता हो? सॉइल को मजबूती प्रदान करता हो। अब सॉइल के साथ में अगर हम चूना मिला दें अगर इसमें, या प्लास्टिक रेजिन मिला देते हैं, तो सॉइल की स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है, बियरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा मटेरियल या ऐसा कोई चीज जो उसको, रिइंफोर्समेंट का मतलब हुआ कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता हो। लेकिन आरसीसी पढ़ रहे हैं तो आरसीसी में रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है बार्स। क्या होता है? बार्स। और ये बार्स मार्केट में जाएंगे खरीदने तो किसके हिसाब से मिलता है? केजी। और ये छोटा मोटा अमाउंट में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग लार्ज अमाउंट में खरीदते हैं, तो हमेशा इसको क्विंटल में खरीदा जाता है। ठीक है, बार्स को 10 किलो 5 किलो नहीं लाते हैं, क्विंटल में आता है। तो इसमें मेजरमेंट हमेशा पूछा जाता है कि बार्स को किसमें मेजर करते हैं। अगला सेमेस्टर जो 6 सेमेस्टर होगा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें ये पढ़ा जाएगा आपको कि हर चीज का मेजरमेंट। जैसे लकड़ी का चौखट है, चौखट को किसमें मेजर करते हैं? ठीक है, दीवार है, प्लास्टरिंग किए हुए हैं, पेंटिंग किए हुए हैं, किसमें मेजर करेंगे इसको? तो ये सभी चीज मेजरमेंट आपको पढ़ना है कहाँ पे? एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है आरसीसी में भी कि बार्स का मेजरमेंट, बार्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन रहता है आपका डायमीटर में, ऑप्शन रहता है आपका किलोग्राम में, ऑप्शन रहेगा क्विंटल में। तो ये सभी चीजें आ जाती हैं कि किस में मेजर करते हैं इसको? क्विंटल में। याद रहेगा? ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है कि बार्स को डायमीटर से बार बार डिनोट किए हुए हैं। पूरा यूनिट में, पूरा सब्जेक्ट में बार्स को हम डायमीटर से डिनोट करेंगे, और जब बारी आता है क्वेश्चन का, पूछता है वहां पर कि ये बार्स को किस में मेजर करेंगे, तो आंसर करके आ जाते हैं डायमीटर। डायमीटर हो जाता है आपका गलत। समझ में आया? रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का मतलब क्या हुआ? ऐसा कंक्रीट जिसमें क्या लगा हो? क्या लगा हो? रिइंफोर्स लगा हो। रिइंफोर्समेंट यूज किया गया, उसको कहेंगे आरसीसी। और पीसीसी का मतलब क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी का मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब कि इसमें ऐसा कंक्रीट जिसमें बार्स नहीं होगा। लेकिन कंक्रीट को अगर टेंशन में वीक, टेंशन में अगर स्ट्रांग बनाना है तो बार्स प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसमें टेंशन में वीक बनाने के लिए स्मॉल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट बार्स प्रोवाइड किया जाता है,
अदरवाइज जहां अगर जरूरत नहीं है तो हम लोग इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आरसीसी का मतलब रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और इसमें पीसीसी का मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। याद रहेगा? कोई दिक्कत है फर्स्ट टॉपिक में? चलिए, दूसरा था नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग, नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग बार्स। नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग, क्यों प्रोवाइड करते हैं बार्स? या बार्स के जगह पर पूछा जाता है हम लोग स्टील का ही बार्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, आगे बताएंगे। ग्रेड ऑफ स्टील में बताएंगे कि कौन कौन इसका ग्रेड होता है। तो अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हम लोग बार्स क्यों प्रोवाइड करते हैं आरसीसी में, तो आंसर क्या होगा? टेंशन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, टेंशन में कंक्रीट को टेंशन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बार्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल सा आंसर है। उसके बाद पूछा जाता है कि बार्स के जगह पर हम कौन सा बार्स यूज करते हैं, लोहे का ही बार्स क्यों यूज किया जाता है, क्यों नहीं अदर मटेरियल का यूज करते हैं। पूछा जाता है व्हाई स्टील्स आर प्रोवाइडिंग एज ए रिइंफोर्समेंट मटेरियल इन कंक्रीट, व्हाई नॉट यूजिंग अदर्स मेटल। अदर्स मेटल यानी कि अल्युमिनियम का, कॉपर का या फिर सिल्वर का, गोल्ड का, ये सब का बार्स क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं? तो उसके रीजन होते हैं। क्या रीजन बताएंगे हम? पहला रीजन कॉस्टली होता है, दूसरा आसानी से मिल जाएगा, और स्ट्रेंथ तो चलिए वो तो हर चीज का यील्ड स्ट्रेंथ अपना अलग अलग होता है। सबसे पहले यही बताएंगे कि ये कॉस्टली होगा, बाकी मेटल कॉस्टली होंगे स्टील के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, बाकी मेटल को प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा रीजन बताया कि इजिली अवेलेबल होगा, जितने अमाउंट में चाहेंगे उतने अमाउंट में हर जगह पर। ठीक है, चीप होने की वजह से हर जगह ये अवेलेबल होता है। उसके बाद बताएं कि कंक्रीट के साथ इजिली बॉन्डिंग बनाता है, कंक्रीट के साथ इजिली बॉन्डिंग बनाता है। आप बार्स देखे होंगे, हम ग्रेड में बताएंगे, आगे स्टील में बताएंगे टाइप्स में। बार्स में देखे होंगे कि बार्स दो तरह के आते हैं, एक होता है प्लेन बार, एक होता है प्लेन बार और दूसरा होता है रिप्स। घर बनते हुए सब लोग देखे होंगे। छड़ कौन सा यूज होता है, प्लेन वाला कि धारी वाला? धारी वाला यूज होता है, प्लेन वाला नहीं यूज होता। तो ये इसका ये क्यों है, जब प्लेन वाला यूज नहीं होता तो? उसका भी यूज हो सकता है। हाँ, कहीं कहीं होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका? बॉन्डिंग बनाएगा। ये प्लेन है, कंक्रीट के साथ कोई ग्रिप बनेबे नहीं करेगा, तुरंत फिसल जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग बार्स में प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। और इसमें क्या करता है, कंक्रीट के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टील ही क्यों प्रोवाइड करेंगे हम लोग कि एक सस्ता होता है बाकी मेटल से, दूसरा कॉस्टली नहीं होता, सस्ता होता है, दूसरा में इजिली अवेलेबल हो जाता है, कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाता है, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक वर्ड है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कंक्रीट का और स्टील का दोनों का लगभग बराबर होता है बाकी मेटल के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर बिल्डिंग में आग लगा तो ऐसा ना हो कि हमारा बार्स पहले गल जाए और कंक्रीट हमारा खड़ा रह जाए ऐसे, तो इस स्ट्रक्चर में हमारा उस केस में क्या होगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए दोनों का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग बराबर होता है, इसलिए हम लोग स्टील इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो चार मेजर रीजन होते हैं जिसके वजह से हम लोग रिइंफोर्समेंट की जगह पर क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टील का बार्स प्रोवाइड करते हैं। कोई डाउट है? टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 में कंफ्यूजन? आरसीसी के बारे में बताएं, पीसीसी के बारे में बताएं, और हम लोग बार्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, और बार्स के जगह पर स्टील वाला बार्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ लोड का। लोड कितने तरह का होता है? तो स्ट्रक्चर पर, कोई भी स्ट्रक्चर पे जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें 5 तरह के लोड आते हैं। सबसे पहला आता है डेड लोड, दूसरा आता है लाइव लोड, नेक्स्ट आएगा आपका विंड लोड, नेक्स्ट आएगा स्नो लोड, एंड द लास्ट वन इज अर्थक्वेक लोड। ये 5 तरह के लोड सभी स्ट्रक्चर पर अप्लाई होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रीजन, कौन कौन किस रीजन में, किस क्षेत्र में, रीजन का मतलब यहाँ क्षेत्र होगा, रीजन यानी कारण वाला नहीं बता रहे हैं, किस क्षेत्र में कौन सा लोड आपका अप्लाई होगा। तो जनरल केस में
जनरल केस में दो तरह के लोड अप्लाई होते हैं, कौन कौन? डेड लोड और लाइव लोड। बाकी ये तीन जो लोड है क्षेत्र विशेष पर डिपेंड करते हैं। क्षेत्र विशेष का मतलब जैसे जहां बारिश अधिक हो रहा है, जैसे मानसीराम बारिश अधिक होता है तो वहां पर कंसीडर करेंगे हम लोग स्नो लोड, विंड लोड कंसीडर करेंगे। जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहां पर हम लोग अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करेंगे। अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है किसी पहाड़ी इलाका पर तो वहां पर सभी तरह का लोड कंसीडर होगा। अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है ऐसा जगह पर जहां ना कहीं भूकंप आता है, ना बारिश का खतरा रहता है, ना बर्फबारी होता है, तो उस जगह पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेड और लाइव लोड को कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं ये सब होता क्या है। डेड लोड मतलब, डेड लोड का मतलब मरा हुआ लोड। डेड मतलब मरा हुआ, लोड मतलब उस पर अप्लाई होने वाला बल। तो मरा हुआ मतलब क्या? किसी भी स्ट्रक्चर का अपना वजन, किसी भी स्ट्रक्चर का अपना वजन कहलाता है क्या? डेड लोड। जैसे अगर ये बिल्डिंग है, ये घर बना हुआ है, इसका अपना वजन क्या होगा? इसका अपना वजन कौन सा होगा? स्लैब का वजन, बीम का वजन, कॉलम का, जितना पेंटिंग वगैरह हुआ है, ये सब क्या हो गया? इसका अपना वजन, खुद का वजन, वो क्या कहलाता है? डेड लोड कहलाएगा। और ऐसा टोटल लोड जिसको हम मूव कर सकते हैं, जैसे बेंच डेस्क हो गया, हम लोग हो गए, मूव कर सकते हैं ना इसको, अभी यहाँ है कल वहां पर रहेगा, कहीं कल कहीं और रहेगा, तो उसको कहेंगे क्या? लाइव लोड। यानी जो लोड स्टैटिक है, जिसको मूव नहीं किया जा सकता है, जैसे दीवार बना है, दीवार मूव नहीं किया जा सकता है, कॉलम छत बना हुआ है, सब इसको मूव नहीं किया जा सकता, ये क्या है? डेड लोड में आएगा। और जिसको मूव किया जा सकता है, चेयर, टेबल, चेयर, जितना भी सब आदमी है मूव हो सकता है, उसको कहते हैं लाइव लोड। विंड लोड का मतलब हवा चलने के कारण कितना इफेक्ट आपके बिल्डिंग पर, आपके स्ट्रक्चर पर पड़ रहा है, उस लोड को हम लोग कंसिडर करेंगे एज ए विंड लोड। स्नो लोड का मतलब बर्फबारी पड़ने के कारण जहां बर्फ आता है उसका एक अलग से लोड कंसिडर करना पड़ता है, वो था स्नो लोड। और अर्थक्वेक लोड, भूकंप के दौरान जो झटके लगते हैं वो कंसिडर किया जाता है अर्थक्वेक लोड में। इन सभी का इंडियन स्टैंडर्ड 875, इंडियन स्टैंडर्ड 875 कोड है। जब जाएंगे 6 सेमेस्टर में यह कोड आपको पढ़ना है, इस पर आपको डिजाइन करना है स्ट्रक्चर का। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पांचों लोड के लिए इसका कोड है। जब जाएंगे 6 सेमेस्टर में इस कोड का आपको जरूरत पड़ेगा। कोड का जरूरत नहीं पड़े तो क्वेश्चन में ही डाटा दे दिया रहता है, उसके हिसाब से इसको डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि लोड कितने तरह के होते हैं और वो क्या होता है। कोई दिक्कत है? डेड लोड कौन सा लोड कहलाएगा? किसी भी स्ट्रक्चर का खुद का लोड कहलाएगा क्या? डेड लोड। और लाइव लोड का मतलब जो मूव कर सकता है उसको लाइव लोड कहते हैं। विंड लोड मतलब हवा चलने के कारण जो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालता है वो विंड लोड। स्नो लोड का मतलब बर्फबारी के कारण जो स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई होगा, स्नो लोड। और अर्थक्वेक लोड भूकंप के दौरान झटका जो प्रोवाइड होता है, झटका कैसे जो लोड स्ट्रक्चर पर लगता है उसको कहते हैं अर्थक्वेक लोड। इसके लिए कोड कौन डिजाइन किया है? इंडियन स्टैंडर्ड 875। पार्ट 1 हो गया डेड लोड के लिए, 2 हो गया लाइव लोड के लिए, अर्थक्वेक के लिए, सब आता है, अलग अलग आपका कोड रहता है। इस कोड का आपका जरूरत पड़ेगा कब? 6 सेमेस्टर में जरूरत पड़ेगा, अभी आपका जरूरत इसका नहीं, अभी नहीं ना। ये कोड है, कोड आपको पूरा पढ़ना भी नहीं होता है। डिजाइनिंग के दौरान कुछ कुछ डाटा है उसमें से, वो डाटा आपको बताया जाए उस समय, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक टाइप्स ऑफ लोड में टॉपिक 3 तक। जहां नहीं समझ में आएगा बताना है। आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी ऐसा चीज है, सिविल इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग का फील कराएगा। कौन कौन सब्जेक्ट हम बता दे रहे हैं। पहला सर्वेइंग, सबसे पहले सर्वे। अगर आपका सर्वे अच्छा नहीं है आप मार खा जाएंगे सिविल इंजीनियर के तौर पे, बता दे रहे हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद आरसीसी, उसके बाद स्टील। ये तीन चीज आती हैं स्ट्रक्चर में। तो सिविल इंजीनियरिंग का ये दोनों बैकबोन होता है, पहला सर्वेइंग, दूसरा स्ट्रक्चर। यहीं से आपको पता चलेगा, आपको फील आएगा कि हम क्या हैं, सिविल इंजीनियर है, हमको डिजाइन करना है। किसका डिजाइन करना है? पूरा बिल्डिंग का तो वही है, पार्ट वाइज, डायरेक्ट बिल्डिंग का नहीं होगा। सबसे पहले फाउंडेशन। फाउंडेशन नहीं समझ में आता है लोगों को कि फाउंडेशन है क्या, उसको कैसे बनाएंगे। आप घर बनते हुए देखे हैं? कहाँ से देखे हैं? फाउंडेशन से देखे हैं कि कहीं बीच से देखे हैं? फाउंडेशन से देखे हैं पक्का? कुर्सी, हाँ देखे हैं। चलिए मान लीजिए अभी आप फाउंडेशन कराना है कहीं पे, क्या सबसे पहला स्टेप क्या होगा?
ठीक है, मिट्टी कोड़ दिए, उसके बाद पिलर डाल देंगे, बना बनाया पिलर लिया के डाल देंगे वहां। हाँ, मिट्टी कोड़ दिए, ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा आपका? तो पिलर रहेगा, उसको छोटा-छोटा करके जाम कर देंगे, सीमेंट का दिन डाल के। हाँ, रड बांधेंगे, मतलब जाली बांधना उसको कहा जाता है। जाली बांध दिए, फिर अरे बाबू इतना आगे कहाँ भाग गया, अभी स्टार्टिंग से तुमने आधा अधूरा काम तो छोड़ ही दिया। नहीं नहीं नहीं, यही मार खाएगा ना, यही चीज तो जाना जाता है कि आप देखे क्या हैं, साइट पर गए हैं, आप देखे क्या है, वो नहीं देखे जो देखना चाहिए। वो तो सब देखता है जो आप भी देख करके आ गए हैं, लेकिन एक सिविल इंजीनियर के तौर पे आप नहीं देखे। जब खुदाई हो गया, हाँ खुदाई जब हो गया, उसके बाद उसको अगर इक्वल नहीं है तो एक टेम्परिंग किया जाता है, ताकि एक फेयरली लेवल ग्राउंड मिल जाए, ना कि ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड नहीं रहे। ठीक है, तो उसको टेम्परिंग कर दीजिए ताकि वो क्या रहे, एक फेयरली लेवल ग्राउंड हो जाए। उसके बाद जमीन से कांटेक्ट हटाना है, किसका? जो आप पिलर डालेंगे। आप कांटेक्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ब्रिक्स का लेयर बिछाते हैं। अगर ब्रिक्स से पानी अगर ज्यादा ऊपर आ रहा है, ताकि जमीन का पानी ऊपर सोखे नहीं, बालू का लेयर बिछाएंगे। उसके बाद हम क्या बिछाएंगे? ब्रिक्स बिछाएंगे। ब्रिक्स के बाद अगर फिर भी पानी का कंडीशन ज्यादा है तो एक लेयर और बालू का डालेंगे ऊपर। उसके बाद क्या डालेंगे? जाली बिछाएंगे। जाली बांधने के बाद फिर आप उसको सेंटरिंग कीजिएगा अपने पिलर का। सेंटरिंग करने के बाद उसमें कॉलम को लोग फिल करते हैं। ठीक है, कंक्रीट जो मसाला बनाते हैं, मसाला बनाते हुए देखे हैं ढलैया के लिए, कैसे बनाता है? सबसे पहले क्या रखता है? नहीं, मसाला मिलाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर मसाला सानना है, मसाला मिला जाए, ऊपर कहीं छत बनना है, यहाँ मसाला मिला रहा है, तो सबसे पहले क्या ला के रखेगा? सीमेंट और बालू दोनों मिक्स करके। अच्छा ठीक है, ईटा बिछा दिया, उसके बाद हाँ बालू, हाँ ठीक है, और फिर सीमेंट, फिर एग्रीगेट। गलत हो गए तो बताओ। पहले तो सीमेंट देगा, बालू देगा, दोनों मिक्स करके गैस का देगा, पानी देगा, पानी सोखेगा तो मिक्स करता है। हाँ तुम नहीं समझ पाए, तुम बताओ जी। बालू और सीमेंट मिक्स करता है। हाँ, मिक्स करने के बाद फिर मिक्स करके पानी मिक्स करके इसको देगा। पहले दाल भात सान के खा गए, फिर ऊपर से सब्जी खा लिए। गिट्टी बाद में डालता है। देखो नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, बार बार जाकर देखना, हम बता रहे हैं, मिस्टेक करता है। हाँ यही बात होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट डाला जाता है, गिट्टी सबसे पहले। कोर्स एग्रीगेट के ऊपर डालेगा फाइन एग्रीगेट यानी बालू। है कोर्स एग्रीगेट बीच में जो व्हाइट्स रहता है उसको भरने के लिए फाइन एग्रीगेट को डालना पड़ता है। इसके बाद डालेगा कौन सा? सीमेंट डालेगा। कहाँ है? फाइन एग्रीगेट के बीच में जो गैप होगा उसको कौन फिल करेगा? सीमेंट फिल करेगा। ये करेक्ट मेथड होता है, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या रखना है? गिट्टी, फिर लिया के बालू, और फिर लिया के सीमेंट। M20 का रेशियो क्या होता है? सबसे जनरल चीज है, नाम सुने हैं M20? क्या है M20? क्या है? अरे है क्या? ग्रेड। ये क्या है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। हम आगे बताएंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है यहाँ पर। तो इस ग्रेड में रेशियो होता है ना 1, 1.5, 3, यही ना होता है। एक किसका रेशियो है? क्या है? 1 क्या है? सीमेंट है। 1.5 क्या है? हाँ, और 3 हाँ एग्रीगेट है। तो ज्यादा कौन रहता है हमेशा? एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट रहता है। गिट्टी हमेशा ज्यादा रहता है। तो नीचे सबसे पहले क्या डालते हैं? गिट्टी। इससे कम रहता है बालू ना, सीधे आधवा रहता है। तो इसको भर देगा कौन सा? इसका बालू। और सबसे कम रहता है सीमेंट, तो सबसे ऊपर डाला जाता है इसको। ठीक है, दाल भात के साथ देखते हैं सब्जी कितना रहता है? थोड़ा सा रहता है ना, इसलिए उसको क्या करते हैं? दाल भात खाने के बाद ऊपर से खाते हैं, ताकि हमको क्या कर दे? सारा स्वाद मिक्स कर दे। ठीक है, तो ये दाल भात से कंपेयर नहीं करना है, हम बता रहे थे ऐसे ही। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ लोड तक कोई दिक्कत है यहाँ में? चलिए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यहीं पर आएगा M20 वाला से। M के मतलब क्या हुआ? मिक्स। और 20 क्या है? 20 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है।
20 क्या होता है, मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे। मतलब क्या हुआ इसका, किसी भी कंक्रीट के क्यूब को, क्यूब देखे हैं, क्यूब नाम सुने हैं, अपने कॉलेज में देखे हैं, कैसा होता है, साइज क्या होता है क्यूब का, क्यूब का साइज क्या होता है, ए बालक नहीं बताएगा, क्यूब का साइज, क्यूब का साइज होता है 150, 150 और ये भी क्या होगा 150 यूनिट जरूर बताना है। 150 गुने 150 गुने 150 का क्या होता है, क्यूब होता है। अगर हमको M20 बनाना है, ये कौन बताता है कि क्या होगा, कौन बताता है, ये आईएस कोड बताता है, कौन बताता है, आईएस कोड, कौन सा आईएस कोड बताता है, अरे हर जगह 456 में आएगा, 10-262-2009 ये डिजाइन का कोड है, किसका है, डिजाइन का कोड है, मिक्स डिजाइन का, मिक्स डिजाइन का कोड है 10-262-2009। उसके अकॉर्डिंग सारा ग्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि अगर M20 बनाना है तो आपको ये ग्रेड रखना है, M10 बनाना है तो दूसरा ग्रेड, M15 के लिए दूसरा ग्रेड है, 25 के लिए दूसरा ग्रेड। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, मिक्स तैयार किए। हाँ, ये ग्रेड के अनुसार ये बताता है, ग्रेड के लिए अलग कोड है इसका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किए, मिक्स तैयार किए। अब मिक्स तैयार करके हम लोग क्यूब में भरते हैं, क्यूब में फिल करते हैं। जब भी टेस्ट करना होता है तब हमेशा एक सैंपल का टेस्ट करते हैं। एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन आते हैं, मतलब ऐसा ऐसा क्यूब कै गो होगा, 3 गो होगा, और उसको क्या कहते हैं, एक सैंपल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सैंपल कहेंगे। कभी भी टेस्ट करेंगे तो 1 सैंपल का करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा होगा। 2 सैंपल का मतलब क्या हो गया, 6 क्यूब होगा। 3 सैंपल का मतलब 9 क्यूब हो गया। 4 सैंपल का मतलब 12 क्यूब हो गया। तो एक सैंपल का मतलब क्या हुआ, 3 क्यूब होगा। तो तीनों में क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिल करने के बाद 28 दिन तक पानी में इसको क्या करते हैं, डुबा के रखते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्यूरिंग। क्यूरिंग का मेथड अलग अलग होता है, चाहे तो पानी में डुबा के रखना, चाहे तो बोरा से उड़ा के रखना, भींगा हुआ बोरा, समझ रहे हैं ना, और चाहे तो स्प्रे करना, चाहे तो भाप से उसको पानी डालना, होता है ना, उसको स्टीम क्यूरिंग कहा जाता है। तो अलग अलग मेथड है क्यूरिंग करें। जब 28 दिन तक क्यूरिंग हो जाता है, कब तक, 28 डेज तक क्यूरिंग हो जाता है, तब उसको सीटीएम या यूटीएम, हम क्या बोल रहे हैं, सीटीएम या फिर यूटीएम। सीटीएम का मतलब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, यूटीएम का मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस पर खाली कंप्रेशन टेस्ट होता है, इस पर कंप्रेशन और टेंशन दोनों होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है, ठीक है। तो सीटीएम चाहे यूटीएम में जब उसको प्लेस करते हैं, उसको रखते हैं ऊपर नीचे से, प्लेट से बंद करके ऊपर से जब लोड अप्लाई करते हैं, तो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का लोड पर जाकर क्या होता है, इससे कम नहीं, इससे आगे पर जाकर के टूटता है। अगर इससे कम पे टूट गया तो मतलब उसका ग्रेड M20 नहीं है। हमेशा ग्रेड किसका होता है, 5 का मल्टीपल होता है। मान लो कि हम इसको सीटीएम में ले गए और 19 तक लोड ले जाते जाते अगर टूट गया तो उसका, उस कंक्रीट का ग्रेड क्या कहलाएगा, हाँ M15 कहलाएगा, M19 नहीं कहलाएगा। हमेशा 5 का मल्टीपल में होता है। अगर मान लो वहां ले जाते 23 पर टूट गया, M25 कहलाएगा, 20 से एक्सीड, सॉरी M20 कहलाएगा, ठीक है। अगर 27 पे टूट जाता है M25 कहलाएगा उसका, ठीक है। तो मतलब इससे कम नहीं हो, कहाँ जाए, इससे ज्यादा पे जाकर के टूटता है तो वो कहलाता है। तो 20 क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसी भी क्यूब का वो स्ट्रेंथ है, किसी भी कंक्रीट का वो स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट बनाने के 28 दिन के क्यूरिंग के बाद उसको प्राप्त होता है। किसके हेल्प से प्राप्त होता है, सीटीएम या यूटीएम में जब उसको हम लोग प्लेस करते हैं, उस पर लोड अप्लाई करते हैं, तो 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ हमें मिला, उस स्ट्रेंथ को कहा जाता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्लियर है, उसको कहते हैं कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कहता है कि 20 पर नहीं ना टूटा था, टूटा कितना पर था, इससे ज्यादा पर। तो वो कितना ज्यादा पर टूटा था, उसका टारगेट क्या था, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ। इसको कैलकुलेट करने के लिए आईएस कोड एक फॉर्मूला दिया हुआ है,
टारगेट मीन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां से आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंक्रीट का एक्चुअल टारगेट मीन स्ट्रेंथ 1.65 सिग्मा FT इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। यहां से हमको मिलता है क्या, किसी भी कंक्रीट का टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ग्रेड दिया रहेगा, FCK जहां क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। Yes, sir. FCK क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जैसे M20 में 20 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो FCK का वैल्यू कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। और 1.65 तो न्यूमेरिक वैल्यू है, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी वैल्यू कोड द्वारा बताया गया है ग्रेड के ऊपर में। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे फिर उसमें बताएंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका क्या, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, यहाँ तक में कोई दिक्कत? कब यूज करेंगे सर इसको? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वहां पर यूज करना है। यहां तक में कोई दिक्कत? ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब कंक्रीट का कितना ग्रेड होगा ये डिसाइड कौन करता है, IS 10-262/2009। ये डिजाइन मिक्स डिजाइन है, कंक्रीट का ग्रेड का मिक्स डिजाइन है। यह बताता है कि कंक्रीट का ग्रेड में आपको कितना कितना क्या क्या मिलाना है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमेशा M-X से डिनोट करते हैं, जहां M का मतलब होता है क्या, मिक्स, और जितना भी आगे आपका नंबर होगा वो बताएगा किसको, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट 3 तरह का ग्रेड आपको पढ़ना है। पहला होता है ऑर्डिनरी ग्रेड। ऑर्डिनरी ग्रेड हाँ, इसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ग्रेड, और तीसरा आता है हाई ग्रेड। 3 तरह का ग्रेड आते हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड और हाई ग्रेड के लिए। ऑर्डिनरी ग्रेड में आपका M10 से M20 तक का आएगा। इसमें M15 से चेक करना पड़ेगा कौन सा है, एग्जैक्ट हमको डेटा याद नहीं है। और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में आपका पहले M80 तक आता था, अब M100 तक भी इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का आपको ग्रेड पढ़ना है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कभी भी डिनोट किया जाएगा किसमें, M-X के रिस्पेक्ट में। 20 नहीं, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 25 भी होता है, 30 भी होता है, जितना भी हो सकता है, ठीक है। जब भी होगा तो किसका होगा, 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। M20, हाँ M20 ये ज्यादातर आपका यूज में, नॉर्मल जनरल यूज के लिए आता है। ग्रेड ऑफ स्टील 2 तरह के हैं। दे देंगे, सब आपको नोट्स मिलेगा, इसका फोटो लेकर ले लो, हम आपको टोटल नोट्स भेजेंगे। कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल का, लिखने वाला काम बहुत कम है। नोट्स भेज देंगे, आप लिख के लाएंगे, ज्यादा बेटर होगा, टाइम बचेगा हमारा यहाँ पर डिक्टेट करके लिखवाने में। ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, वो काम आएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी कंक्रीट का डिफिनेशन नहीं काम आएगा, वो तुम अपने से बना के लिख सकते हो। कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ द दिस दैट, इन सब का मिक्सचर होता है। ये हम बोल के लिखवाएंगे, टाइम तुम्हारा लॉस होगा इसमें, ठीक है। तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, नोट ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस करने का चीज है, न्यूमेरिकल का चीज है, डिजाइनिंग का चीज है। देखिए ग्रेड ऑफ स्टील 2 तरह के आते हैं। पहला आता है माइल्ड स्टील, और दूसरा आता है HYST। जैसा कि इसमें बताएं, प्लेन बार, ये प्लेन है ना, प्लेन बार, और ये आपका हो गया HYST। तो प्लेन बार को ही क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील कहा जाता है। ऐसा बार जिस पर कोई भी धारिया नहीं होता है, रिप्स नहीं होता है, उसको हम लोग प्लेन बार कहते हैं। और ये आता है माइल्ड स्टील, और इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में डिनोट करते हैं Fe 250, ठीक है। तो कोड में या तो आपको वर्ड मेंशन होगा माइल्ड स्टील, या मेंशन होगा Fe 250। इसका मतलब है कि आपका यूज जो करना है, आपका माइल्ड स्टील वहां पर यूज करना है, या प्लेन बार्स का वो बताया जा रहा है आपको, ठीक है। जहां पर Fe का मतलब क्या हो गया, इट इज द सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल होता है ना, फेरस, इसका संकेत होता है लोहा का। और 250 क्या है, यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ है, क्या है,
यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, सोम में पढ़े होंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी भी मेटल का, सोम में पढ़े होंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी भी मेटल का प्रोपोर्शनल लिमिट तक जाता है, फिर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर अल्टीमेट, फिर उसके बाद फ्रैक्चर। पढ़े ना, मतलब किसी भी मेटल पर जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो एक लिमिट तक तो वो जाता है, जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना स्ट्रेन उस पर लगता है। उसके बाद उसमें क्या आता है, डिफॉर्मेशन आना शुरू होता है, मतलब वो टूटने लगता है। तो उसमें पहला जो पॉइंट आता है यील्डिंग पॉइंट आता है, तो एक अपर यील्ड पॉइंट आता है, फिर लोअर यील्ड पॉइंट आता है, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग होगा, कुछ देर तक वो क्या होगा, वो उसी पोजीशन में रहेगा। उसके बाद उसमें अल्टीमेट पॉइंट आएगा, फिर उसमें फ्रैक्चर लोड आ जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आएगा उसमें। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं यील्ड स्ट्रेंथ। 250 क्या बताता है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब कि ये वह लोड का पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, ये के बाद इसमें फ्रैक्चर आना शुरू होने का केस बताता है कि ये यील्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो हम लोग का जितना भी डिजाइन होगा वो किस पर डिजाइन होगा, यील्ड स्ट्रेंथ पर डिजाइन होगा। किस पर होता है, यील्ड स्ट्रेंथ पर डिजाइन होता है। मतलब ये बताता है कि ये जो लिमिट है यहां तक आप डिजाइन कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप वैल्यू जाते हैं तो उसमें क्या आता है, आप कहाँ टेंडेंसी जाएगा, फ्रैक्चर की तरफ में आप मूव करने लगेंगे। ठीक है, HYSD के कैटेगरी में आता है Fe 415, Fe 500, Fe 550, ये जनरली यूज होते हैं। 600 भी आता है, 500D भी आता है, 650D भी आएगा, तो जनरल यूज ये तीनों होते हैं। ठीक है, यहां पर भी 415 का मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। 415 का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ, 500 का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ, 550 का मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब जितना ज्यादा यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ आएगा, उसकी डक्टिलिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका डिजाइन होता है। ये ग्रेड ऑफ स्टील आपको डिनोट करते हैं किससे, Fe और यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू से। जबकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, M और उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से। ये आपका ग्रेड ऑफ स्टील होता है। HYSD का मतलब क्या हुआ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। HYSD का पूरा मतलब, पूरा नाम क्या हुआ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, HYSD बार्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको अगर ये मेंशन नहीं करेगा कि कौन सा ग्रेड यूज करना है, सिर्फ बोल देगा कि कंसीडर HYSD बार, मतलब आपको क्या कंसीडर करना है, Fe 415। अगर क्वेश्चन में बोल देगा माइल्ड स्टील कंसीडर करना है, इसका मतलब क्या है, Fe 250। इसका बहुत वैल्यू है, 250 जो दिख रहा है, 415 दिख रहा है, न्यूमेरिकल में हम इसी को यूज करेंगे। न्यूमेरिकल में यही वैल्यू यूज होगा, ये सारा तो ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है, इसके सब यूजेज। कोई दिक्कत यहाँ तक, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील। उसके बाद आता है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो का मतलब हुआ, हम आपको आगे बताएंगे मेथड ऑफ डिजाइन में। मेथड ऑफ डिजाइन में 3 तरह का मेथड बताएंगे, LSM, WSM और ULM, अल्टीमेट लोड मेथड। मॉड्यूलर रेशियो 2 तरह से डिफाइन किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं हमेशा M से। पहला है, कहता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द, इस रेशियो को कहते हैं हम लोग मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। S का मतलब स्टील और SC का मतलब कंक्रीट। तो दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जानते हैं ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसे डिनोट करते हैं कैपिटल E से, सो में पढ़े होंगे। इसकी वैल्यू होती है स्टील का कितना, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर का। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, अगर ये आपसे पूछ दे कैसे निकाला जाए, तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर लें, 5000√FC अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 के तहत ये फॉर्मूला दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकालने का आप इसका इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, और ये वैल्यू आपका यहाँ से कैलकुलेट करना है। यहाँ FCK क्या है, FCK ग्रेड है किसका, कंक्रीट का। ग्रेड यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है,
जो ग्रेड दिया रहेगा और जो लास्ट वैल्यू रहेगा यही क्या होता है, एफसीके होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल कराएंगे जहां पर ये चीजें मेंशन होगी। तो एक मॉडल रेशियो यहां से डिफाइन होता है जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो बताता है। दूसरा कहता है मॉडुलर रेशियो, ये आपको डिफाइन करता है 280/3 सिग्मा सीबीसी, जहां सिग्मा सीबीसी कहता है क्या है, ये परमिसिबल वैल्यू है किसका, कंक्रीट का। और ये परमिसिबल वैल्यू कहां से मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 कोड से मिलेगा। आगे उसका टेबल है, टेबल में हम बताएंगे कहां पर ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो मॉडुलर रेशियो दो तरह से डिफाइन होता है, पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिफाइन होता है और दूसरा परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंक्रीट से डिफाइन होता है। दोनों ही यूज होता है किसमें, मॉडुलर रेशियो। और मॉडुलर रेशियो का यूज कहां करते हैं, इन द मेथड ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आरसीसी से कंक्रीट को डिजाइन करने के लिए, कंक्रीट का आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। कौन सा मेथड है, एक है लिमिट स्टेट मेथड, दूसरा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और तीसरा है अल्टीमेट लोड मेथड। तीन मेथड है, तीनों से डिजाइन होता है। जैसे रोटी बनाना है, रोटी बनाने का एक ही मेथड थोड़ी होता है, तावा पर भी बनता है, कोयला पर भी बनेगा, कभी पैन में तावा पर सेक के फिर गैस को फुलाइयो देते हैं, अलग अलग मेथड बनता तो रोटी ही है। तो यही काम है तीन मेथड का। तीन मेथड में से दूसरा में यूज होगा कौन सा, मॉडुलर रेशियो। ये आपका मॉडुलर रेशियो न्यूमेरिकल आपका यहाँ पूछा जाएगा। एक आपका न्यूमेरिकल आता है टारगेट मीन डिस्टेंस से, दूसरा आता है मॉडुलर रेशियो से। ये दोनों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक में? मेथड ऑफ डिजाइन, मेथड ऑफ डिजाइन में तीन मेथड, कौन कौन बताएं, लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड। तीनों मेथड है डिजाइन करने का। किसका डिजाइन करने का, आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करने का। लिमिट स्टेट मेथड में कहता है कि इसमें हम यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या यूज करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। WSA में यूज करते हैं मॉडुलर रेशियो। और अल्टीमेट लोड मेथड हो गया। देखिए तीनों का फर्क क्या है, जैसे अगर हम आज डिजाइन किए इस रूम को कि 10 लोग के बैठने की कैपेसिटी हो, कल को कैपेसिटी अगर बढ़ जाता है तो हम रूम चेंज नहीं करेंगे, इसी में एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 गुना लेके चलते हैं किसमें, LSM में। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको यहाँ पर यूज करते हैं, तो वो डिजाइन कहलाता है हमारा LSM से। और भी डिफरेंसेज है, लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, WSM का मतलब हो गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड और ULM का मतलब हो गया अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, LSM में क्या यूज करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ताकि हमारा क्या आगे चल के भी स्ट्रक्चर हमारा वो यूज में रहे, ऐसा ना हो कि अनयूज हो जाए। और WSM में क्या जितना जरूरत हो उतने का डिजाइन करते हैं। आज के डेट में इसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, पानी टंकी बनाने में। पानी टंकी 10 गैलन का बनाए तो 10 गैलन हटेगा, उसमें ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ता है उसका जितना का टंकी का कैपेसिटी उतना भर जाता है, तो इसका हम लोग डिजाइन करते हैं किसमें, WSM से। और अल्टीमेट का मतलब क्या हुआ कि जितना जरूरत है उससे और ज्यादा पे जाके बनाना, जितना जरूरत है। जैसे हमने डिजाइन तो कर दिया 1.5 गुना पे, लेकिन उसका और भी 1.5 गुना हम ले लिया, उसका और ज्यादा लेकर के उसका डिजाइन किया, तो अल्टीमेट लोड मेथड का हो गया। इस पूछा जाए इन तीनों में सबसे ज्यादा अनइकोनॉमिकल कौन सा होगा, ULM होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च लगेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग मैक्सिमम लोड लेकर के चल रहे हैं। ये तीन मेथड है आपको डिजाइन करने का। इसके बारे में इंट्रोडक्शन 2 लाइन आपको लिख करके रखे हुए, आपको नोट्स मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो एक बार उसको पढ़िएगा। क्या है बेसिक हमने आपको बता दिया तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद है IS कोड। तो IS कोड अभी जो आपको यूज करना है, कौन सा यूज करना है, IS 456/2000। ये इंडियन स्टैंडर्ड का कोड नंबर 456 है, जो 2000 ईस्वी में क्या है रिवाइज किया गया है। इससे पहले यह कोड SP 16 के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना था, SP 16 के नाम से जाना जाता था, जो कब आता था 1978 में। उसके बाद 22 साल के बाद इसमें क्या हुआ, रिवीजन हुए, कुछ इसमें ऐड हुए, कुछ चीजों को हटाया गया, तो उसके बाद आ गया 2000।
तो 2000 में जो रिवाइज हुआ, अभी 24 सालों से यही चल रहा है, 2024 में भी आपको यही पढ़ना है। हो सकता है कि साल 2 साल में फिर कोई अमेंडमेंट हो, फिर कोई सुधार हो, इसमें फिर आगे नया कोड अगर बन जाएगा तो नया फिर पढ़ेंगे हम। तो इंडियन स्टैंडर्ड, और ये सारा कोड कौन बनाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS कोड का, उसका संस्था का नाम है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जहां पर सारा IS कोड यहाँ पर जनरेट होते हैं। तो इंट्रोडक्शन के टॉपिक में आपको आरसीसी के पहले यूनिट में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और इसमें अगर आपको किसी को कुछ अगर पूछना है तो फिर से बता सकते हैं। तो आगे न्यूमेरिकल पे चलेंगे। फोटो लेना है ले सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हमारा फोटो, अरे हमारा फोटो कहीं लगा हुआ है? और तो निर्मला है, सब लोग से कल एक फ्रेंड आया था निर्मला, आज नहीं आया, कल से आएगा सर, वही हम आपका बता गया सर। और स्टूडेंट है तुम घर में, कोई बात नहीं, अब वो लोग को बता देना है 2 से 3 करना ना, ठीक है। आप लोग को आरसीसी और एडवांस सर्वे, आरसीसी और एडवांस सर्वे, अब इलेक्टिव अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है ना। कौन कौन कॉलेज है? साहिबगंज, तुम्हारे साहिबगंज है, दुमका ना, क्या वहाँ इलेक्टिव क्या है? पता नहीं कॉलेज, पिछला बार डिजास्टर मैनेजमेंट था, हमसे कुछ नाम बता रहे हैं। हम लोग भी वही है सर, वही है। हमको बहुत ज्यादा मैसेज आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, सर बताइए, और हमारे कॉलेज में वो है ही नहीं। ACME है, हाँ ACME, एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी करके है, इक्विपमेंट एंड मेथोडोलॉजी। अब इनफैक्ट हम उसका सिलेबस भी नहीं देखे, मेरे कॉलेज में है नहीं तो हम उसका सिलेबस तक नहीं देखे हुए हैं, और पिछला 2-3 बार से ये प्रॉब्लम आ रही है डिजास्टर मैनेजमेंट का। चलिए एक न्यूमेरिकल लिखे तो, न्यूमेरिकल पूछा जाता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, इसको हम लोग FT से डिनोट करेंगे। FT बराबर होगा FCK प्लस 1/5 सिग्मा, वेयर FCK बराबर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होगा, नोट्स में ये सभी चीजें लिख के मिल जाएंगी आपको, सारा चीज लिखा हुआ है। और 2 कॉपी बनाएंगे, एक बनाएंगे यहाँ प्रैक्टिस के लिए जिसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। यकीन मानिए एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, और पूरा डिजाइन का पेपर है, थ्योरी पर कम ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा ध्यान देंगे। तो एक कॉपी बनाएंगे अपने नोट्स के लिए, जो आपका सिलेबस है वो नोट्स अपना बनाते रहेंगे, और दूसरा बनाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर, ठीक है।
ये टारगेट मेन स्टैंड पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। एग्जाम्पल लिखेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले उसमें गिवन डेटा क्या है वो लिखेंगे। सर M10 और M15 है सर। हाँ M10 और M15 है, 20-25 के लिए है और 30 और उससे ज्यादा। देखिए क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में, क्या लिखेंगे बताइए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सर ये ग्रेड दिया सर। हाँ ग्रेड दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है। मतलब क्या दिया है FCK कितना है 30। यूनिट क्या लिखेंगे, हमेशा बिना यूनिट का नहीं लिखेंगे, आपको यूनिट के साथ लिखना होगा। कुछ भी डिनोट करेंगे बिना यूनिट का कुछ नहीं। हमें निकालना क्या है FT निकालना है, फॉर्मूला होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। FCK की जगह कितना रखेंगे 30, 1.65 सिग्मा की जगह कितना रखेंगे 30 या उसके बराबर अगर रहेगा तो सिग्मा कितना रखना है 5, ठीक है इंटू में 5। अब गुना भागा करना तो आता ही होगा, इतना आता है कि नहीं आता है। 50 25 6 25 30 और 2 32, 5 का 5 3 8, देखिए तो इतना ही आ रहा है। ठीक है बना लीजिए इसको। हाँ साथ में बना सकते हैं, साथ में बना, पिछला बार पढ़ाए थे आपके सीनियर लोग को तो सब लोग यही नोट्स बना रहे थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, सर हम पास कैसे करेंगे, बहुत भारी पेपर है। तो पास करने के लिए मत पढ़ो, टॉप करने के लिए पढ़ो। ये सोचो टॉप कैसे करेंगे। पास करना तो हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, पास करने से कोई नहीं रोकेगा। नहीं पास करने का टेंशन नहीं लेना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए। नहीं दिख रहा है।
बन तो जाना चाहिए। यहाँ भी लिखेंगे पहले गिवन एफसी के दिया हुआ है 25। हाँ नहीं आएगा, आपको निकालना है एफ टी बराबर सिग्मा की जगह कितना रखें? 4। 25 प्लस कितना आ गया ये 6 पॉइंट 6 पॉइंट कितना? अच्छा 6.6, 25 6 31, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल लिखेंगे मॉड्यूलर रेशियो पे। इसको मिटा दें यहां से। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग तो है। जैसे हमारे YouTube पर भी इसका बहुत सारा वीडियो है, आरसीसी का प्लेलिस्ट में देखोगे ना, ये सब मिल जाएगा। चलिए मॉड्यूलर रेशियो दो तरह से पूछे जाते हैं। एम से डिनोट करते हैं इसको। होता क्या है, एम बराबर पहले तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यानी ईएस क्या है? बारिश आ रहा है क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का होता है। इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू रहता है 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का। और इसके लिए वैल्यू आपका कंक्रीट के लिए निकालना पड़ेगा 5000 अंडर रूट एफ सी के। और दूसरा आता है एम बराबर 280/3 सिग्मा सीबीसी, जहां सीबीसी का मतलब हो गया, हाँ हाँ, परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंक्रीट। और ये वैल्यू मिलेगा कहां से? IS 456 कोड से मिलेगा। टेबल नंबर हम बाद में बताएंगे जब आपको यूज पड़ेगा इसका। ये दो फॉर्मूला है मॉडुलर रेशियो निकालने का। तो फटाफट एक क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। तो
बना। सिमिलरली यहाँ भी लिखेंगे गिवन, यहाँ भी क्या दिया है, एफसीके का वैल्यू दिया है। हमें निकालना क्या है, मॉडुलर रेशियो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोनों में से? पहला कि दूसरा, कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला ही लगेगा। यहाँ हमको सिग्मा सीबीसी पता है नहीं ना, यहाँ क्या पता है, एफसीके पता है, इसी फॉर्मूला में एफसीके है, तो हम इसको कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे, पहला वाला लगेगा। हाँ, पहला वाला लगेगा, क्या बनेगा, ईएस बट्टा में इसी। ईएस का मतलब हो गया 2.1 इंटू 10⁵ और इसी का मतलब हो गया 5000 अंडर रूट एफसीके। 2.1 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई अंडर रूट में 25। हाँ, इसका 5 हो जाएगा 8.4। देखिए कैलकुलेटर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा यहाँ। कैलकुलेटर तो आप यूज कर लेंगे, अगर कटाना चाहेंगे तो देखिए कैसे कटाएंगे इसको। 3 जीरो यहाँ है, यहाँ 5 में से 3 कट गया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि हम ऊपर लिख सकते हैं 210 बट्टा में 5। अब इसको कटाएंगे, ये ना बचा 5 5 25, 25 हुआ ना, ये 5 और ये 5 मिलकर के 25 बना। तो 25 से 200 कई बार में जाएगा, 8 बार में। 25 से 200 8 बार में गया, और 0.10 बचा, फिर हम 0.0 दिए तो उधर 100 बन गया, तो फिर यहाँ पर 4 बन जाएगा। 8.4 आपका यहाँ से वैल्यू आ गया। आ सकता है ना, कोई कैलकुलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, यूनिट क्या होगा इसका, हाँ, हर बार कहूँ सब जगह एक फॉर्मूला लगेगा। याद रखना हमेशा, जहां भी नाम आ जाए रेशियो का, कोई भी रेशियो का यूनिट नहीं होता है। यहाँ जितना भी रेशियो होगा, किसी भी रेशियो, नाम जहां रेशियो आ गया, क्योंकि ऊपर नीचे रेशियो का मतलब दोनों ही सेम चीज होता है। लेंथ तो लेंथ, विड्थ तो विड्थ, इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी, कट जाएगा, कभी भी रेशियो का यूनिट नहीं होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल बनाइए, इधर मिटा दे रहे हैं। चलिए बनाइए इसको तो।
हाँ 5.4 दिया हुआ है। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हाँ गिवन में दिया है नहीं, सिग्मा सीबीसी हमें दिया हुआ है 5.4। हमें निकालना क्या है? मोडल रेशियो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड नंबर 280/3 सिग्मा सीबीसी 280/3 इंटू 5.4। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। 17.283। बताओ यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या लिखा है इसका? तुम बताओ यूनिट क्या लिखा है? यूनिट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मॉडुलर रेशियो है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है। हाँ कॉन्फिडेंस लाना है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हाँ नोट्स बोले हैं कि ऐप से मिल जाएगा। हाँ उनको हम दे देंगे, वो एप्लीकेशन से आप लोग को नोट्स दे देंगे। आपके लिए 2 वर्क है। पहला नोट्स बनाना है प्रॉपर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन वही आपके पास रहता है, और इसका प्रैक्टिस करना है। अभी आसान लग रहा है, 2 दिन छोड़ देंगे तो यही हार्ड लगेगा, यही हार्ड लगेगा। हाँ यही हार्ड लगेगा। अभी बहुत आसान लगेगा, लेकिन 2 दिन के बाद यही फिर हार्ड हो जाता है। ठीक है विशाल, हाँ